नमस्कार साथियों, मेरा नाम शिवांक यादव है और आज हम जुड़े हैं सुनील भाई के साथ। सुनील भाई जो कि करनाल में रहते हैं और वहाँ पर अपना पूरा समय दे रहे हैं देश के लिए और देश के लोगों को इस बात के जगाने के लिए कि भाई देश के जो हमारे मूल बीज हैं, उनको किस तरीके से हमें बचाकर रखना है ताकि एक बड़े परिवर्तन के बाद हम दोबारा भारतीयता की स्थापना कैसे करेंगे। तो उसमें अपना पूरा समय लगा रहे हैं सुनील भाई और आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि देश कहाँ तक पहुंचा है अभी पिछले कुछ सालों में। आज जो हमारे देश की स्थिति है, क्या वो अकस्मात ही बन गई या फिर उसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। तो हम तो निरंतर जब भी बातचीत करते हैं या हम लोग जब यूट्यूब पे भी आते हैं तो यही बात चलती है कि भाई ये जो षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, भारत हमारा जो भारतीयता का नाश किया गया वो जानबूझ के किया गया। ऐसा नहीं है कि अपने आप हो गई। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अपने आप विश्व इस तरफ बढ़ा है, लेकिन बढ़ा नहीं है, उसको एक दिशा दिखाई गई है। तो उस दिशा में क्या क्या उसके घटक हैं, तो उसके अंदर भारतीयता के जो हमारे बीज हैं उसके बारे में सुनील भाई का गहन चिंतन है कि उनको किस तरीके से हम दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो आज हम सुनील भाई से इसी बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार सुनील भाई, कैसे हैं भाई आप, ठीक है? नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो सुनील भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम उनसे इसी बारे में चर्चा करेंगे कि भई कैसे आज हम जिस स्थिति में देख रहे हैं भारत को, तो ये पिछले कुछ समय से लगभग आप ये समझिए 50-60 सालों में या 47 के बाद से ही देख लीजिए जब से अंग्रेज यहाँ से गए, तो आज किस स्थिति में है भारत आपके नज़रिए से, आप क्या देखते हैं, क्या सोच रहे हैं इस बारे में? अ, भाई आपने ना सवाल बड़ा शानदार किया है। शिवांग भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि आप वर्तमान भारत को नहीं कह सकते। अगर सीधा सीधा दो शब्दों में अगर बात करो तो भारत अभी भारत नहीं है। अगर आप कृषि की बात करो तो किसान है ही नहीं, क्योंकि किसान वो होता है जिसके पास अपना कुछ होता है। आज किसान के पास अपना बीज नहीं है, आज किसान के पास अपना खाद नहीं है, मशीनें नहीं, पशुपालन नहीं, सब कुछ कंपनियों के ऊपर निर्भरता है और बाजार भी नहीं, तो किसान नहीं कह सकते उसको। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की यानी चिकित्सा की, तो पूरी तरह चिकित्सा विदेशीकरण पे है, एलोपैथी पे है, तो आयुर्वेद नहीं है तो भारत भी नहीं कह सकते उसको। बिल्कुल बात सही करते बात। हैं न्याय व्यवस्था की, तो न्याय में क्या है, न्याय में फैसले होते हैं ना कि न्याय होता है। क्योंकि जब तक भारतीयता थी तो न्याय होते थे, अब हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो न्याय है। हुँ, तो न्याय में भी हम भारत में नहीं। अब ऐसे ही किसी और चीज को आप किसी भी संदर्भ को ले सकते हो जो भी आपको दिखता है। अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र कहाँ है, हर जगह आप देखोगे कि केंद्रीकृत व्यवस्था है, सेंट्रलाइजेशन है हर जगह पे, और पैसे की लूट है, यानी मोनोपोली है हर जगह। एक लाइन पे पैसा बह रहा है, एक समाज त्रस्त है, दूसरा समाज लूट है, तो अर्थ भी पूरी तरह खराब है। आप समाज के किसी भी विभाग को ले लीजिए, वहां पे भारत आपको नहीं दिखेगा। अब जब भारत नहीं दिखता, इसके मूल में क्या है, ये हमारा विषय। मूल में मैं एक कोट करना चाहूंगा भाई राजीव जी के उस हुँ, लेक्चर को। तो वो कहते हैं कि एक अंग्रेज आया और उसने यहाँ पे 15-20 साल तक रिसर्च किया, और वो ये कहता है कि यहाँ पे शिक्षा सबसे उत्तम है, यहाँ पर स्वास्थ्य सबसे उत्तम है, वहाँ पे सब कुछ सबसे उत्तम है। और उसकी एक श्रेणी है कि ये जो समाज है, ये समाज गुरुकुलों से चलता है, गुरुकुलीय शिक्षा दान से चलती है, दान किसान से आता है, किसान का काम खेत के ऊपर निर्भर है, और खेत गाय पे टिका है। बिल्कुल। ये ऐसे लगभग लगभग ये सारे है। और जब उसको ये पूछा गया कि गुलाम कैसे बनाया जाए भारत, तो वो कहते थे कि गाय को निपटा दो, तो रसोई खत्म हो जाएगी, उसके बाद खेती खत्म हो जाएगी, उसके बाद किसान पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर हो जाएगा। जब केमिकल आएगा या हम अपना देंगे उसको, ऐसे करके पूरी व्यवस्था, किसान खत्म होगा, खेती खत्म होगी, खेती खत्म होते ही अर्थ खत्म होगा, अर्थ खत्म होते ही दान खत्म होगा, दान खत्म होते ही खत्म होगी, पूरी तरह स्थितियां पूरी तरह बिगड़ जाएगी। बिल्कुल। उसी दौर को हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं 1947 के बाद। जब गाय को निपटाना शुरू किया, वो आज भी निपट रही है, और अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि केवल ऐसे टीके दिए जाएंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जिससे केवल बछड़ियां पैदा होंगी। अगर 10 साल अच्छा। तक बछड़ियां करके
और उसके बाद कंपनियां कहते हैं हम टीके नहीं देंगे, तो मैं तो हाँ, ये सही झूठ बात तो है। है नहीं। हाँ, हाँ। यही बात है, इसी तरीके से आगे आगे कुछ बदला है। अगर छोटी सी बात मैं कहूँ, हरित क्रांति के बाद अगर पूरी की पूरी इस हालत को देखो, तो लगभग 1969-70 में जो कृषि कृषि का जो योगदान था जीडीपी में, लगभग वो 56% के आसपास है। और जब उसको हम्म। 2014-15 में देखते हैं, तो वो कुल मिला के 14%। कितना था? या 14%? 14%। और वो अच्छा। अभी 2014-15 के बाद वो घटा। अच्छा। एक चीज ये, दूसरी चीज ये है कि पिछले 20 साल में लगभग 4 करोड़ लोगों ने खेती छोड़कर मजदूरी करना शुरू कर दिया, यानी कि किसान को मजदूर कर दिया। कोटा की अगर बात करें, हर साल 12,000 किसान अपना जीवन पूरा कर देते हैं कर्ज के कारण और समस्याओं के कारण। और अभी जो एनसीआरबी, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है भारत का, उसने डाटा देना भी बंद कर दिया है 2027। ये जीवन खत्म करने वाले जो समस्याएं आ चुकी थी किसानों को, तो ऐसे करके कहाँ तक पहुंचे हैं हम। खेती का जीडीपी में 56% शेयर से 14% के 2015-16 में आ चुके हैं। तो इसकी उसके वजह बाद क्या है सुनील भाई, आपके हिसाब से, कि भाई इतनी गिरावट 56 से 14 सीधा? आपके हिसाब से क्या है इसकी वजह? इसके पीछे, जैसे शिवांग भाई, आप तो माफी चाहूंगा, आप तो यूएनओ के 500 संगठनों पे बात करते हैं, और बहुत से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, देख दर्शक हैं, वो जानते ही हैं आपको, तो डिटेल में आपको हमारा मत जान। 500 संगठनों में अगर पहले डब्ल्यूटीओ आएगा, डब्ल्यूटीओ में फंसाएंगे, डब्ल्यूटीओ में फंसाएंगे तो लोकल जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। जो टैरिफ बैरियर की जो बात करते हैं, टैरिफ बैरियर को कम कर देते हैं तो सस्ती हो जाती है, लोकल चीज महंगी हो जाती है। लोकल चीज महंगी होती है तो वहां पे ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। तो ट्रेड डेफिसिट होगा तो कर्ज बढ़ेगा, कर्ज बढ़ते ही फिर विदेशी मुद्रा लेने की जरूरत पड़ती है। तो विदेशी मुद्रा बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेगा, तो उसका ब्याज उतारना पड़ेगा, ब्याज उतारने के लिए फिर वो और ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था कर्ज की चल पड़ी। एक चीज, अगर कर्ज हो गया और दोबारा कर्ज लेना है तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक कहता है कि आईएमएफ के पास जाओ, आईएमएफ कहता है कि अपनी मुद्रा का डिवैल्यूएशन करो, तब हम कर्ज देंगे। तो ये जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है, ये काफी है। और इस बिल्कुल। फंसाने के कारण से जो हरित क्रांति जो 60-70 के दशक में आई, वहां से क्या हुआ, केमिकल डाले गए ये कह के कि भारत में अनाज पूरा नहीं, यहाँ का भरण पोषण नहीं हो सकता, तो केमिकल। अब यहाँ से एक समस्या पैदा होता ये है, अगर इसको थोड़ा सा मैं शरीर से जोड़ के, आयुर्वेद से जोड़ के अगर बात करूँ, वो ये है कि मुझे अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो मैं रोगी हूँ, और कैल्शियम बढ़ गया है तो भी रोगी हूँ, आयरन घट गया है तो भी रोगी हूँ, आयरन बढ़ गया है तो भी रोगी हूँ। यानी कोई भी तत्व जो बढ़ेगा तो भी रोग पैदा करेगा, यानी तत्वों का जो असंतुलन है हाँ, वो रोग, बिल्कुल। और तत्वों का संतुलन है, चाहे वो शरीर में है, चाहे वो मिट्टी में है, चाहे वो प्रकृति में है, वो स्वस्थ, यानी वो स्वस्थ है। सामान्य। वही चीज मिट्टी में हो, जहाँ पे मिट्टी को 17-18 तत्वों की जरूरत थी, किसान ने उसको 3 या 4 पे लाके खड़ा कर दिया, या तो यूरिया डालता है या डीएपी डालता है, डीएपी तीन डालते हैं तत्व हम। है। जब ये तत्व 3 पड़े 18 के ऊपर इम्बैलेंस, इम्बैलेंस हुआ तो रोग आए। जैसे स्वास्थ्य की बात मैंने की, बैलेंस आपको 3 मिनट बनाएंगे तो मिट्टी में रोग, तो तत्वों के असंतुलन से मिट्टी में रोग आए, और रोग इतने ज्यादा बढ़ते चले गए, आज कोई खत्म नहीं होता, इतने ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं। अब इस सदर तक आ गए हैं, जितने भी दवा हम डाल लें, समाधान नहीं होता, कीड़ा नहीं मरता, 3 स्प्रे के बाद कीड़े नहीं मरते, खरपतवार नहीं खत्म होता, नहीं स्प्रे के खत्म। बाद। तो जब इतनी ज्यादा समस्या आ गई तो खर्चा बढ़ गया है, आमदनी कम हो गई है, और आज किसान आते तो कहते हैं कि अपने जीवन को निपटाने की तरफ बढ़ता है। तो ये समस्या आ गई कि 12,000 की तरफ। बिल्कुल। तो जीडीपी की जो बात की, तो कि हम इतनी प्रगति पे आए हैं
कि लगभग पिछले 50 साल में 56% कृषि जीडीपी में शेयर कृषि का था, वो लगभग 2015 में 14% आ 14। गया। तो उल्टा भी है, इसका उल्टा ये है कि सर्विस सेक्टर था, वो सर्विस सेक्टर जो 7% था वो वो बढ़ 51 गया, हो गया। 52% पे आ गया। वही 40 40 45 प्लस जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वो पहुंच गया। यानी पूरी तरीके का टर्न लिया है, उल्टा लिए। खेती को दबा के। हमारे तो यहाँ वो जो बात थी ना, एक बात चलती थी भाई, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निम्न चाकरी। तो अब चाकरी वो पूरा ऐसे उल्टा कर दिया भाई, चाकरी सबसे ज्यादा जो, अब जो समाज पूरा आत्मनिर्भर था, खेती खुद करता था, सारे व्यवसाय खुद थे गांव के अंदर, अब वो सब कर रहे हैं चाकरी, सब नौकरी कर रहे हैं। तो पूरा ही कर दिया। अब एक और बात है सुनील भाई, ये तो मान लो कृषि की बात है, अब दूसरी बात ये भी है कि भाई पशुपालन पे भी तो बहुत असर पड़ा है इस चीज का। जो हमारे देसी गाय थी हमारी, सिर्फ गाय की बात नहीं है, बैल की बात है ना हमारे। अब वो जो सांड छोड़ा जाता था, तो उसके ऊपर भी बात है, बहुत हर हर पशु के ऊपर एक बात है जो कि देसी है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा भाई, आपका क्या चिंतन है सुनील भाई कि भाई ये पशुओं के साथ क्या क्या हुआ इतने वर्षों में। अ, अगर मैं आपको इससे मैच मैच करके अगर बात करूं, खेती और पशु, आज अगर किसान से बात करें तो आज किसान का कोई अपना बीज नहीं है। पूरी तरह किसान के सभी बीज पेटेंटेड हैं, जो देसी बीज होते थे वो बिल गेट्स जैसे लोग पेटेंटेड हैं। दूसरा हाइब्रिड है, जीएमओ है, जी अपना कोई आपके पास नहीं। नहीं तो इसका किसान का खेती का भी खत्म हो। दूसरी बात है, आज पशुओं के भी सीमन घर के नहीं है, ना पुल है ना घर, हाँ, तो वो भी कंपनी का आर्टिफिशियली करवाते हैं बाहर से ही। है। अब तीसरी बात आती है, पिछले 12 साल में जो खबरें आई है वो ये आई है, 2009 में मनमोहन सिंह के में ये आया था कि भारत का 43% जो बच्चा है 0 से 5 साल तक का वो कुपोषित है। 2015 में रिपोर्ट आती है कि 0 से 5 साल तक के 63% कुपोषित है, 5 से 15 साल तक के 57% कुपोषित है, और 15 से 19 साल तक के कुपोषित है 53%। 53%। 53। और 2020 रिपोर्ट कहती है कि 30% और बांझपना है। उसको ले लिया है बंद, उसको रिप्लेस कर लिया है आईवीएफ टेक्नोलॉजी ने। यानी गली गली में खुले आईवीएफ हुए हैं वो तो अब क्लिनिक उस चीज के। हर जगह, यानी ये कह सकते हैं खेती के बीज भी अपने लिए, पशुओं के बीज भी अपने लिए, और अब तो मानव की। अपना बीज भी अपना नहीं। तो पशुओं की जो स्थिति हुई है, जैसे जैसे टीकाकरण मनुष्यों का हुआ है, आदमियों का हुआ है, वैसे वैसे टीकाकरण पशुओं का निरंतर हुआ है। और एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है, उसमें अच्छा। लगभग 6 साल पहले भैंस के लिए ये टेक्निक आई थी, केवल कटड़ी पैदा होगी। अच्छा। अब गाय के लिए नई टेक्निक आई है, सेक्सुअल टेक्निक, एपीएलएम एक्ट है ये। अच्छा। इसमें बुल को रजिस्टर किया जाएगा, अगर कोई बुल को रजिस्टर नहीं करेगा तो उसको 3 साल की कैद होगी। अच्छा। हाँ, और जो सीमन मिलेंगे वो सीमन होंगे केवल बछड़ी के। अच्छा। तो मेरा अंदेशा ये है कि अगर 7-8 साल बछड़ी का सीमन मिलने के बाद 7-8 साल में बुल खत्म हो जाएंगे। और जो नॉर्वे, स्वीडन की और अमेरिका की कोई एक कोलैबोरेशन है सेक्सुअल टेक्निक पे, वो ये कह रहे हैं कि टेक्निक बहुत गजब की, इससे अच्छा। ये गाय फिर रही है आवारा, जो फालतू पशु घूम रहे हैं या बैल घूम रहे हैं, सांड घूम रहे हैं, उनसे निजात मिल जाएगी। लेकिन हम जो सोच रहे हैं 7-8 साल, अगर बछड़ी पैदा होती रही 7-8 साल खत्म हो गए, कंपनी कह देती है कि भाई अभी हमारे पास बीज नहीं, दुश्मन नहीं, तो एक झटके में हमारा पशु। यही है बस। इसलिए जैसे पशु अपने क्या कहते हैं, अपने खेती बीजों के को, बीजों के ऊपर जैसे पूरा निर्भर वैसे बना दिया। पशुओं के बीजों को भी कंपनियों के ऊपर निर्भर बन चुके हैं, और आगे आगे आईवीएफ पे भी आप समझ रहे हो।
हाँ, निर्भर हो जाएंगे। अब ये तो तीनों चीज पे ही भाई, किसानों को भी पहले यही बोला था ना कि ये बीज अच्छा है और हर बार बीज खरीदो, आपका जो बीज हम्म, है वो नहीं, हर बार बीज हमसे खरीदो। अब एक जी बार भी अगर बीजों का स्टॉक रोक दिया तो भूखे मरेंगे लोग भारत में। एकदम। उसी तरीके से अब ऐसे ही ये जो पशुओं के ऊपर भी सारा सत्यानाश कर दिया। पहले तो एक, जैसे शायद उस तरफ तो एक सांड छोड़ा जाता था, राणा सांड, कि भाई वो किसी के भी कहीं से जाके कुछ भी खा ले, उसको रोक रोक टोक नहीं होती थी। कहीं से भी जाके कुछ भी खाएगा, मतलब ये है कि वो हष्टपुष्ट बनना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी बढ़िया हो, गायों की, बैलों की। तो वो पूरी पद्धति हमारी खत्म हो गई। और अब जो मनुष्य का जो बीज है वो भी कम है। अब आप देखो शहरों में जो लोग हैं उनको एक बच्चा करना भी बहुत मुश्किल है। दो तीन या ज्यादा की तो बात छोड़ दो आप, एक भी नहीं, मुश्किल से नहीं हो रहा। अभी जो ह्यूमन सीमन पे जो बात हो रही है आदमी के, हाँ उससे एक मजाक चल रहा है अभी। हाँ अन्न अन्न आगे समझ गए होंगे, बिना सुई वाला हाँ स्पर्म, हाँ बिना हाँ। सुई वाला स्पर्म इज द नेक्स्ट बिटकॉइन। अच्छा। जी सही कह रहे हैं। ये तो है ही, बिल्कुल। मतलब कि पूरा ये लोग निर्भर, ये इनका सच में वैश्विक जो पूरा षड्यंत्र है वो यही है कि बट लोग ज्यादा पैदा करेंगे, अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, स्वावलंबी रहेंगे, तो कभी भी लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं हमसे, उनकी इस व्यवस्था से। तो जितना अपने निर्भर बना दो उतना व्यक्ति गुलाम हो जाता है, उतने लोग गांव के एक अंदर अभी गांव ही तो एक स्वतंत्र बचे हुए हैं, शहर में तो सब गुलाम ही है पूरी दुनिया में। ठीक बात शहर है। ही शहर है। ये भारत के अंदर जितने शहर हैं सब गुलाम है। किसी को अपना सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे, रात को 9 बजे घर में पहुंचते हैं। समाज में क्या हुआ, क्या पड़ोस में हुआ, किसी चीज की जानकारी नहीं होती। आदमी इतना व्यस्त हो गया है। गांव में आदमी के पास कम से कम 1 घंटे 2 घंटे का समय तो है, चौपाल पे जाके बैठ जाता है, बात कर लेता है आपस में। तो इन्हें वो भी पूरी खत्म करवानी है कि गांव के हर आदमी से खेती छीनो, उसे नौकर बनाओ, बात ना कर पाए, बच्चे पैदा ना करे। ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो संसाधन व्यर्थ कर रहे हैं लोगों का, तो ये मानना है जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं। तो सुनील भाई अब देखो उस समस्या के बारे में बात करते हैं। आपके हिसाब से क्या समाधान है भाई देसी बीजों को बचाने का? देसी बीज में मैं तीनों चीज की बात कर रहा हूँ। शिवांग भाई, एक बात हमेशा कहते हैं कि बीज मानी कभी नहीं होती, ऐसे बुजुर्ग कहते हैं। हम्म, अभी भी बहुत से योद्धा हैं समाज में, पिछले 20-50 साल से शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने कहीं कहीं कुछ बीज बचा के रखे हैं। हाँ। अभी कुछ साथी ऐसा कहते हैं कि भाई केवल 2 बीज दूंगा, अगर लौकी चाहिए तो 2 बीज दूंगा, लेकिन 2 लौकी वापस दूंगा, अच्छा ये शर्त है। अच्छा अच्छा एक बीज दूंगा, एक टमाटर वापस करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। एक टमाटर में सैकड़ों बीज होंगे, एक बीज हाँ देगा, हाँ, आ जाएंगे तो प्रेजर्वेशन रखेंगे उसे अपने पास। हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बात। हाँ, बहुत से। अभी ये हो सकता है, अभी भी हम बिल्कुल। पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हम्म, तो इसीलिए ये जो स्थितियां हैं बीजों को बचाने की, एक तो तरीका है ये कि हम खेती को, जहां पे हमने 50 साल पहले असंतुलन किया था तत्वों का मिट्टी में, हम्म, उन तत्वों के संतुलन पे बात करें। एक बार जैसे जैसे संतुलन हो जाएगा, वैसे जो बीमारियां हैं, जो रोग है, वो चले जाएंगे। हम्म, जैसे जैसे रोग चले जाएंगे, वैसे वैसे खेत का खर्चा घट जाएगा। हम्म, जैसे जैसे खेत का खर्चा घटेगा, वैसे वैसे समाधान होता चला जाएगा। क्यों? खर्चा घटेगा तो हम्म। जो महंगाई है उस पर हम परेशान नहीं होंगे, हाँ सही और बात। पैदावार डेफिनेटली बढ़ती है। ये हमारा भारत का। हम्म, अब बात ये है, जब बीजों की बात आएगी तो हम तो साथी देसी बीजों पे काम करते हैं। इससे थोड़े थोड़े बीज लेंगे, जहर यानी केमिकल फ्री खेती से उगाएंगे। उन बीजों को गुणात्मक खेती करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो फिर दोबारा से रास्ता निकल हम्म, ये अच्छा। तरीका। अब जो बात कर रहे हैं कि जैसे एक समस्या है कि भाई ट्रेनिंग नहीं मिलती, किसान कहाँ जाए। हमने एक, जैसे कि दुनिया ऑनलाइन चल रही है तो क्या करें, आज का समय है, हम्म, करना पड़ता हम्म, हम्म, है। हम भी अपने ऑनलाइन ही चल रहे हैं कि एक दूसरे से हम्म, संपर्क हो जाए, हम्म, ट्रांसफर करनी है बातें, information। हम अभी हम अभी क्या कर रहे हैं
ऑनलाइन एक लाइव चला रहे हैं चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। उसमें हर दिन सैकड़ों साथी जुड़ते हैं। हम्म। हमारा टारगेट है वैदिक कृषि ज्ञान पुनरुत्थान मिशन। बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे आप लोग कर रहे हो इस हम्म। अंतर्राष्ट्रीय खेल के विरोध, वैसे हरियाणा में युवाओं का तगड़ा समूह है जो इस हम्म। खेल को समझ, वो हम्म। सब मिलके उन्होंने एक ये कहा है कि पब्लिक इज गवर्नमेंट, जनता ही सरकार है, ना कि सरकार हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो हम्म। उन्होंने ऐसे बहुत से साथियों ने जो अपने अपने फील्ड में काम कर रहे थे, कोई 20 साल, कोई 30 साल से, कोई 15 साल से, 10 साल से, उन सब ने हम्म। मिलके 21 लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, जनता सरकार मोर्चा। मोर्चा। हम्म। हाँ, सब अपना अपना स्वतंत्र काम करिए, अपना अपना काम करते रहिए, लेकिन अपना जो ये मुख्य विषय है, हम्म। व्यवस्था कहते हैं, व्यवस्था हम्म। उस व्यवस्था से हम एक बिल्कुल। हम्म। हैं। तो हम्म। उसमें जो मेरी जिम्मेदारी, मेरी जो रिसर्च है, मेरा जो है, वो कृषि पे हम्म। है। अच्छा। जी। खेतों पे है, कैसे हम बता सकते हैं, कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और हम्म। हमारा जो कहता है बिना केमिकल पहली बार पूरी पैदावार, हम्म। जो अच्छा। हमारा स्लोगन। तो अच्छा। उसमें हमने अपने जनता सरकार मोर्चा में जो मिशन बनाया है वो है वैदिक कृषि ज्ञान पुनरुत्थान मिशन। हम वो जो बूढ़े, जो बुजुर्ग लोग, जो ऋषि लोग करते थे, हम उसी पद्धति को वापस लाएंगे। ये इस मिशन का काम है। पहली बार हम्म। में पूरी पैदावार आएगी, बिना केमिकल के आएगी, इस पे हम हम्म। काम करते हैं। अच्छा। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक फेसबुक पे हमने पोस्ट डाली है, हम्म। उसमें हमने व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप के लिंक डाल दिए। हम्म। साथी जुड़ना चाहे तो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, और उस ग्रुप में हर दिन लिंक आएगा। उस लिंक पे आप शाम को कनेक्ट होइए, 1 घंटा चर्चा होगी, आधा पौना घंटा हम समस्या पे बात करेंगे, समस्या समाधान पे खेती की बात करेंगे, और 10 से 15 मिनट सवाल जवाब। ये बहुत हमने अच्छा। प्लान बनाया। हम्म। तो बिल्कुल ये तो लोगों को जुड़ना चाहिए इसके साथ। और आपके जो हैं ये हम लोग इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो जो लोग उस पे जुड़ना चाहें तो जा सकते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं इस बात को। और सुनील भाई के साथ इस काम में जुड़े लोग, और जितना सुनील भाई रिसर्च कर रहे हैं, अगर और कोई साथी इसमें उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि देश भर में बहुत लोग, हमें जितने लोग देख रहे हैं उस बहुत सारे लोग इसमें आपकी मदद भी कर सकते हैं। तो जो भी साथी इसमें। शिवांग भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये हाँ। जो हमारा काम है, केवल खेत के लिए नहीं है, ये हम्म। टेरेस गार्डनिंग के लिए भी है, अच्छा। गार्डनिंग के लिए भी है, ये शहरों के लिए भी है। हम्म। क्योंकि परेशान तो शहरे वाले भाई भाई बहन हैं ना, शहर के जो लोग हैं तो हम बिल्कुल। इसमें जुड़ना चाह रहे हैं। तो कोई है तक जुड़ना है, सवाल जवाब करने, हम्म। कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो वो हम लेन देन कर सकते हैं, किसी चीज का कुछ भी हुआ। लेकिन बात ये है, पहले जो मेरा निष्कर्ष है पूरे अपने 12 साल के अनुभव का, वो ये है, ना समझी समस्या है और समझ ही समाधान। सही जिस दिन बात। समझ आती बिल्कुल। हो जाती है, तो समाधान हो जाता है। इसके बिल्कुल। बीच में जो हमने पहले से बोली है, ना समझी में असंतुलन होता है और समझ में संतुलन होता है। संतुलन होता। जी। असंतुलन से समस्या है, संतुलन से समाधान है। तो ये एक दूसरे के पूरक है, कि समझ ही समाधान है, ना समझ। बिल्कुल तो हम इसका वो। इसको से समझ रहे हैं कि अगर मैं कृषि की बात कर रहा हूँ कि कृषि, तो मुझे ये पता होना चाहिए कृषि का मतलब क्या है। बिल्कुल। तो वहां से उठाएंगे। जैसे एक कोर्स होता है, इस कोर्स को है ना करने में बड़ा मजा आएगा, डेली सीखना है, और इतना इंटरेस्टिंग है। जो सवाल आज तक हमारे दिमागों में घूमते रहे, जो परेशान करते रहे, जो चाहे इंटरनेट जो वैश्विक थ्योरी है, चाहे वो थ्योरी ऑफ इनोवेशन है, या जो दुनिया सृष्टि कैसे है। एक खेत में, एक फसल में कीड़ा आता है, उस कीड़े की थ्योरी है, वो इस सृष्टि की थ्योरी को पूरक करती है। अच्छा। मैं कहता हूँ इस में कीड़ा आया है, जैसे उस कीड़े की शुरुआत हुई है ना उस फसल में, वैसे ही सृष्टि की शुरुआत हुई है। वो एक डिटेल शानदार चर्चा है कि हमें लगता है कि ये दोनों चीज 100% साइंटिफिक और परफेक्ट। बिल्कुल ये तो क्योंकि बहुत अच्छे विषय रहेंगे बात करने के। बात करो
या पूरे सृष्टि के निर्माण की बात करो, प्रक्रिया तो वही है ना, सेल बनने बिल्कुल। की। चाहे वो सृष्टि के शुरू में बना हो या गोबर पड़ा है, गोबर के अंदर कीड़ा बन रहा है, उसकी भी एक सृष्टि बन रही है, वो एक नई सृष्टि है, बिल्कुल, वो थोड़े वो समय नई के लिए। सृष्टि हो रही तो है। ऐसे बहुत सवाल है कि जो मतलब जहाँ से शुरू करते हैं हम और फिर खेती की तरफ बढ़ने में बड़ा मजा आता है, और इतने सारे चीजें हैं कि जैसे आप कह रहे हो क्लिक करा के, बहुत अच्छा लगेगा और शानदार तरीके से हम जान। नहीं, बिल्कुल इसमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे आपके साथ, तो इसमें जिस भी साथी को जुड़ना हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो क्लिक कर सकता है उस लिंक पे, तो सुनील भाई से आप लोग सीधा जुड़ पाएंगे और हम बात करते रहेंगे सुनील भाई से इस विषय में और किस तरीके से साथ में मिलके हम लोग काम करें, क्योंकि समाज को जो जगाने का काम है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। एक बार समाज जग गया तो लड़ने के लिए फिर अपने आप तैयार हो जाएगा इस व्यवस्था से, और एक लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज़मीन पे उतर के बिल्कुल हम लोग काम कर रहे हैं सुनील भाई। हम हरियाणा में काफ़ी हम लोग भी सोच रहे हैं कि संगठन एक मजबूत हो ज़मीन पर, और हर सिर्फ हरियाणा नहीं, दिल्ली के आसपास जो पूरा एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का हो गया, तो शिवांग भाई, वहाँ पे हम आपके साथ है ना, जो जितना हरियाणा का जितना युवा है ना, अगले 2 महीने वो सारा आपके साथ आने वाला है। आप चिंता मत करिए, पूरी मेहनत चल रही है इधर भी। हम बिल्कुल साथ में मिलके काम करते हैं सुनील भाई, और काफ़ी लोग इस चीज़ में आपको समर्थन देंगे इस पूरे अध्ययन में और इसको क्रियान्वित करने में भी। बिल्कुल, जी, और मिलते हैं फिर, अगली बार मिलते हैं। बहुत आज के लिए शिवांग भाई, आपने किया, बहुत बहुत बिल्कुल, आभार। आपने भी, आपका भी समय भाई देश के लिए समय है, आप जैसे लोगों के लिए समय है, और किस चीज़ के लिए समय है। तो एकदम। आपका समय सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण, सबका समय। तो मिलते हैं अगली बार सुनील भाई, फिर सभी से मिलते हैं। नमस्कार।